द्वारा जो आयोजन करवाया गया है उसके बारे में माननीय काकोड़िया जी का विचार है कि बहुत अच्छा आयोजन है, छोटे से स्तर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो हम इनसे पूछेंगे क्या आप कार्यक्रम में आ रहे हैं? आप 20 तारीख को 7 बजे जनता के सामने पेश होंगे आप? ये तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, तो मैं चाहता ही हूं कि जनता के सामने मैं पहुंचूं और तमाम ऐसे प्रतिनिधि या ऐसे जो भी उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि जनता की सेवा करें और चुनाव में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को मैं चाहता हूं कि ऐसी जनता की अदालत में पेश होना चाहिए, उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। काकोड़िया जी का कहना है कि सभी उम्मीदवारों को जनता के सामने पेश होना चाहिए। आपसे दूसरा सवाल कि आप अपने को कितना सशक्त उम्मीदवार समझते हैं इस चुनाव में? मैं अपने आप को तो उतना सशक्त नहीं समझता हूं। मैं अपने विचारों को और यहाँ पे जो हमारी जो जनता जिस तरीके से जो त्रस्त है, तो उनकी जो बात है, जो उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी कमियां मुझे सशक्त बना रही हैं, जनता मुझे सशक्त बना रही है। तो ये अपने काकोड़िया जी अपने आप को उतना सशक्त नहीं मानते, जनता की ताकत को ज़्यादा सशक्त मानते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या सोच है? क्या आप कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए? तो वो मेरा पहला काम है, जनता को जागरूक करना, उनके अधिकार बताना और सही मायने में जो प्रतिनिधि के प्रति जनता की जो विचारधारा है उसको बदलना। तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके प्रति जनता की विचारधारा को बदलने का प्रयास ये करना चाह रहे हैं। दूसरी पार्टियों जो है कांग्रेस भाजपा वगैरह बड़ी पार्टियों के बीच में आप समाजवादी पार्टी में क्या अंतर देखते हैं इनका? क्या है कि ये जो अपना बरघाट क्षेत्र है, यहाँ मुख्य रूप से हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और उसके अलग हटके कभी जनता ने किसी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं, और यहाँ पे ऐसी कोई बात यहाँ पे उठी भी नहीं। लेकिन इन दोनों पार्टियों का जो आज की तारीख में जो जनता के सामने है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टियां वाकई क्षेत्र का भला करना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदवार आज की तारीख में इन्होंने बरघाट क्षेत्र में दिया है, जिनका जबरदस्त यहाँ पे जनता ने विरोध किया, और वो कोई भी छोटा बच्चा भी कह सकता है कि ये उम्मीदवार हमारे किसी भी योग नहीं है, हमारे क्षेत्र में ये हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये पार्टियां जो हैं सही मायने में जनता का विकास करना नहीं चाहती, ये एक जनता की भावनाओं का सीधा सीधा एक मजाक उड़ाया जा रहा है। कुल मिला के बाकी पार्टियों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी ज़्यादा जनता तक पहुंच सकती है, इनका मानना है। अब आपसे ये अगला सवाल ये है कि क्या कारण था आप अभी नौकरी छोड़ के आए हैं? कि नौकरी आप चुनाव के बाद यदि आप हार जाते हैं, वैसे तो ऐसा हम नहीं सोच सकते, परंतु यदि आप हार जाते हैं तो क्या आप वापस अपनी नौकरी में जाएंगे? नहीं, मैंने पूरा एक निश्चय कर लिया था कि जिस दिन मैं नौकरी छोड़ूंगा और जनता के बीच में आऊंगा तो किसी पार्टी के बैनर तले ही मैं आऊंगा। और अब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और उसका मैं अधिकृत उम्मीदवार हूं, और जब पूरी तरीके से मैं मैदान में आया हूं, तो मैं जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अब मरते दम तक अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ही रहूंगा। अब नौकरी से मेरा नाता खत्म हो गया। तो आपने 13 साल पहले भी क्रांति की बात लाए थे, तो 13 साल पहले आपने लड़े और हमने आपको सड़कों पे बैठाया, 10,000 वोट आपको मिले, तो और फिर आप हमें छोड़ के चले गए और आपने सामाजिक कार्य जो भी किए हों, तो क्या आप इसी तरह ना कर रहे हैं? हम
13 साल पहले की जो बात है, बिल्कुल वाजिब आप कह रहे हैं कि मैं चले गया था, लेकिन यह भी सच है कि उस समय मैं एक एक गांव-गांव घूम घूम के मैंने पूरे गांव में एक जागृति पैदा करने की कोशिश की थी और गांव वालों से कहा था कि हम लोग पूरे गांव के लोग किसान मजदूर लोग हैं और हमारा प्रतिनिधि भी हमारे बीच का ही होना चाहिए, कोई बाहर का नहीं होना चाहिए। उस बीच भी क्या था कि हमारा जो प्रतिनिधि है, इस क्षेत्र का बरघाट का जो प्रतिनिधित्व करते थे, जो यहाँ के विधायक थे, वो सिवनी से हुआ करते थे और उनके पास में हमारे क्षेत्र की जनता, ग्रामीण भोली भाली जनता वहाँ जा नहीं सकती थी, अपने दुख दर्द बता नहीं सकती थी और उन लोगों के जो जिस तरीके से कारनामे थे, क्योंकि स्वर्गीय श्रीमती प्रभा भार्गव जो यहाँ की विधायिका थी, लेकिन पूरा का पूरा काम जो है उनके सुपुत्र सुनील भार्गव किया करते थे और उनके व्यवहार के कारण यहाँ पे जनता काफी त्रस्त थी। और फिर मैंने एक अपनी मोटरसाइकिल उठाई, सर में अपन ने कफन बांधा और लोगों को जागृत करने का था कि आप लोगों के बीच में से कोई आए और चुनाव लड़े। जब कोई नहीं आया, मेरा चुनाव लड़ने का कहीं से कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा जागृति पैदा करने का उद्देश्य था। जब कोई नहीं आया तब मजबूरी में मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा। 13 साल पहले विदेशी उम्मीदवार यानी क्षेत्र के उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए ये सामने आए। काकोड़िया जी का कहना है कि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं था, जन जागृति करना था। और आपसे अगला सवाल कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक कहलाता है, तो आप क्या इसको खींच पाएंगे? यहाँ पे ये जो राजनीतिक पार्टियां आजकल जात पात और धर्म के नाम से पूरे समाज को बांट दिया है, मैं आदिवासी समाज का हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने समाज राजनीति में कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं समाज मेरा इतना बहुमत में है इसके कारण मैं जीत पाऊंगा, ये बातें नहीं है। मैं यहाँ पूरे समाज को लेकर चल रहा हूँ और निश्चित है जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, जब दूसरा समाज मुझे साथ दे रहा है तो मेरा समाज भी मुझे साथ देगा। जातिगत वोटों से अभी इन्हें मतलब नहीं है, ये इनका कहना है कि दूसरे समाज जब मुझे मेरा साथ दे रहे हैं तो मेरा समाज तो मुझे साथ देगा ही। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव के बाद आप कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, ये बिल्कुल अब उन लोगों का जो सोचना, चूंकि अब उनकी जैसी मानसिकता वैसी सोच है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसके पहले मैंने कांग्रेस के नेताओं के साथ में मिलके, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ में मिलके मैंने एक प्रयास किया था कि यहाँ पार्टी को मजबूत बनाया जाए। चूंकि मेरी भी विचारधारा कांग्रेसी थी और मैं चाह रहा था कि यहाँ पे पार्टी को मजबूत करें और हरा का था, इसलिए मैंने पूरा किया था कि ऊपर तक भी मुख्यमंत्री जी माननीय दिग्विजय सिंह से, हरवंश सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी, कमलनाथ चर्चा है, पूरे क्षेत्र के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी उन लोगों को दी थी। चूंकि इस क्षेत्र में आदिवासी समाज का बाहुल्य है और यही समाज आपकी पार्टी को मजबूत करता है और आज की तारीख में इस समाज को आपने दरकिनार कर दिया है और आपके यहाँ पे जो आपके पदाधिकारी हैं पार्टी की, उन लोगों की नीतियों के कारण समाज दूसरी तरफ गोंडवाना समाज और बहुजन समाज की तरफ जा रहा है और जिसके कारण पार्टी कमजोर हो रही है। मैं अपनी नौकरी छोड़कर, बैंक अधिकारी हूँ मैं वर्तमान में, वो नौकरी छोड़ के मैं आ रहा हूँ, आप मुझे पार्टी में कोई पद अगर देते हैं तो मैं पार्टी को मजबूत करूँगा। लेकिन इन लोगों ने मेरी उन भावनाओं का कदर नहीं किया, या उन लोगों ने जो समझा, जो भी हो बातें उन लोगों ने सुनी कि बहुत अच्छा है, काम करो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये उस गंभीरता के साथ मेरी बात को नहीं ले रहे हैं और मेरा मकसद था कि क्षेत्र में कुछ अच्छा हो, इसलिए मेरा प्रयास था उसमें। काकोड़िया जी का कहना है कि आदिवासियों को नकारना कांग्रेस के लिए महंगा पड़ सकता है। आपसे अगला सवाल ये है कि अगर यदि आपको जनता आपको जिता दे, आपको अपना प्रतिनिधि बना दे, तो क्या आप परंपरागत नीतियों को छोड़कर कुछ नया करेंगे? परंपरागत नीतियां, जो आपका मतलब है कि जिस तरीके से जो अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उससे आपका अगर ताल्लुक है तो उससे अलग हटकर बात होगी।
बिल्कुल अलग हटकर बात होगी। यहाँ पे लोगों को लगेगा कि नहीं, जो हम पिछले बरसों से जो चीज़ देख रहे हैं उसमें एकदम से ये जो फर्क आया, कोई एक सपना तो नहीं देख रहे हैं। आम राजनीतियों से अलग हटकर काम होगा यहाँ पे। आम पार्टियों से अलग हटके आप काम करेंगे। आप क्रांति लाने की बात करते हैं, तो आप बिना चुनाव लड़े भी क्रांति ला सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नहीं, बिना चुनाव लड़े भी क्रांति ला सकते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन आज की तारीख में एक राजनीतिक ताकत होना ज़रूरी है। लोगों को एक विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक ताकतें इतनी बढ़ गई हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम उनके बगैर यहाँ पे हो नहीं सकता है। इसलिए राजनीति से जोड़ के राजनीतिक ताकत अपने को लेके अपनी एक जो विचारधारा है वो लोगों में फैलाना मैं समझता हूँ कि आसान है। इसके कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा। काकोड़िया ये कहना है कि पद और सरकार दोनों में हमारा होना आवश्यक है, इस कारण ही हम कुछ कर पाएंगे। अब आपसे आखिरी सवाल कि जो 1-2 दिन पहले शिवसेना के प्रत्याशी का अपहरण हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार की हरकत सही है? बहुत ही खेदजनक है। इस तरीके का तो सोच ही नहीं सकते कि इस तरीके की यहाँ पे इस अपने शहर में, खास तौर से अपना जो सिवनी और बरघाट और मध्य प्रदेश में अभी ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रवेश नहीं की गई हैं, और अगर इस तरीके से बातें यहाँ पे हुई हैं तो बहुत ही खेदजनक है, और मैं उसको बहुत ही अपने कठोर शब्दों से उसकी मैं निंदा करता हूँ। और जिसने भी अगर ये काम किया है तो ये काम कमज़ोर लोग करते हैं, जिनके नीचे ज़मीन नहीं होती, इस तरीके की हरकतें वो लोग करते हैं, और उसका परिणाम उनको अगर जिसने भी किया है तो वो सामने आएगा और भुगतना पड़ेगा। काकोड़िया जी से बात हुई और उन्होंने हम अपने बारे में जानकारी दी। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, सभी साथियों के साथ फ्रेंड्स क्लब बरघाट आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना चुनाव जरूर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि चुन के आए और इस क्षेत्र में क्रांति लाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ में आए, मेरा सौभाग्य है, आपने इस लायक मुझे समझा कि मेरा आप इंटरव्यू लें, और आपकी जो अंदर की जो भावना है, और मैं क्षेत्र वालों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं निश्चित तौर से, मैं कोई चमत्कार तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं यहाँ पे मोहब्बत की, प्रेम की, सद्भावना की एक लहर पैदा कर दूंगा। जो मेरे पास में है उस चीज में कोई कंजूसी नहीं होगी। 20 तारीख का मैं तो खुद ही चाहता हूँ। बहुत बढ़िया है ये जो आयोजन किया ना आप लोगों ने, ये वाकई राज बहादुर बहुत बढ़िया है, और ऐसा होना चाहिए, और अपन छोटे छोटे स्तर में भी। आज ये जनता की अदालत के सदस्यगण इंटरव्यू लेकर वापस होती है और सी हॉटल के सामने। आपका नाम? दिनेश कुमार श्रीवास। दिनेश कुमार जी श्रीवास, तो आप बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? मेरा विचार मतलब भोया राम की तरफ है। तो एक विशेष ऐसा कुछ उन पे क्या खास लगा आपको? उन पे मेरे को मतलब सीधा साधा गरीब टाइप का आदमी लगा, किसान का बेटा है। उसके अपेक्षा मेरे को पूरे जितने भी यहाँ के कहते प्रतिनिधि हैं उनसे मेरे को अच्छा भोया राम जी लगा। भैया ये कहते हैं कि सीधे साधे निर्धन गरीब छात्र जो थे और जो अब किसान के बेटे हैं तो उनको ही वोट देना चाहेंगे। अच्छा, तो आपकी कुछ समस्याएं इस क्षेत्र में? सड़क डामरीकरण होना चाहिए, इसका धूल बहुत हमारी समस्या मोटर स्टैंड की रोड, नाली वगैरह मतलब बनना चाहिए। और मतलब क्या कहते हैं, तालाब में जो भी समस्या है, जैसे अभी बीजेपी वालों ने तालाब को बनाए थे, उसका तालाब एक ही पानी में फूट फाट गया हुआ। तो सड़क बनना चाहिए, यहाँ धूल बहुत होती है, और नाली वाली भी बनना चाहिए। इन तो बस स्टैंड से मैं रुपेश के साथ जो सुप्रसिद्ध होटल सी होटल में है, और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील चौरसिया मौजूद है। आपका मौजूदा चुनाव में क्या आपका निष्कर्ष है? मतदाता तो मौन ही है, इस समय कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो दोनों मुख्य पार्टियों से नाराज है। बीजेपी से भी नाराज है
और कांग्रेस से भी नाराज है और उनके प्रत्याशियों से भी नाराज है, तय नहीं कर पाया है। वो तो तीसरी स्थिति देखने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है तीसरी शक्ति कौन उभर के आ सकती है साहब? तीसरी शक्ति में अभी तो निश्चित रूप से कहना जरा मुश्किल है। वैसे श्याम धुर्वे जी बसपा और समाजवादी पार्टी अर्जुन काकोड़िया जी, तो क्या क्रांतिकारी को आप लाएंगे? मैं अपना तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो बस माहौल और रुझाना ही देख रहा हूँ, जनता का भी मिजाज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तीसरी स्थिति समझ में नहीं आ रही, लेकिन बनेगी तीसरी स्थिति। इनका कहना है कि बरघाट में मतदाता दोनों बड़ी पार्टियों से नाराज हैं और तीसरी शक्ति उभर के आ सकती है, तीसरी शक्ति उभर के आ सकती है। और आपका शुभ नाम? मैं शैलेंद्र कुमार लखीरा, पत्रकार बरघाट। आप शैलेंद्र कुमार पत्रकार हैं और आपकी राय क्या है? आप समस्याएं बताइए बरघाट क्षेत्र की, जो बरघाट क्षेत्र में पूरी नहीं हो पाई। आज ही बरघाट क्षेत्र में जैसे प्रमुख समस्याएं तो ये हैं कि जैसे स्वास्थ्य के लिए आज भी महिला चिकित्सक की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाई है, और सड़क जैसे कि आज एक आम समस्या बन गई। सड़क तो क्या हर समय मतलब हर तरफ की सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो यही प्रमुख समस्याएं किसी भी पार्टी को जीत हार को निश्चित करेंगी। सड़क बहुत बड़ी समस्या बन के उभर के आई है, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। रोज प्रति हजार व्यक्ति जाते हैं सिवनी, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अब्दुल वहाब अंसारी। अब्दुल वहाब अंसारी। आप अंसारी जी, आप क्षेत्र से आप कितनी बार वोट का अपना यूज़ कर चुके हैं? मैं तो ऐसा है, गवर्नमेंट सर्वेंट में रहा हूँ और मैंने करीबन 3 बार मैं इसका उपयोग कर चुका हूँ। तो जहाँ तक मेरा ये कहना है कि अभी जो शासनकाल था उस समय ये प्रतीत हुआ मुझे कि जो यहाँ की समस्या सबसे ज़्यादा जो रोड सड़क निर्माण की जो बात कहें हम, क्योंकि देहातों